लास्ट टाइम में गांधी जी की एंट्री करा दी थी 1915 में इंडिया में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि उन्होंने कुछ रीजनल मूवमेंट यानी क्षेत्रीय आंदोलन उन्होंने चलाया है ना बिहार में और साथ ही गुजरात में। उसके बाद यहाँ पर अब एक कानून अंग्रेज लोग लाते, ठीक है। अब यहाँ पर इस कानून से हम लोग को रॉयलेट एक्ट से देखना है कि यहीं से फिर गांधी जी की एंट्री नेशनल मूवमेंट में होगी, ठीक है। तो रॉयलेट एक्ट क्या है? रॉयलेट एक्ट देखो ये एक तरह से लॉ यानी कानून सरकार ने लाया, ठीक है। ये कानून लाने का उद्देश्य क्या था सरकार का? इस कानून को लाने का उद्देश्य यही था ना, है ना, कि आप लोग देख रहे हो देश में क्रांति का विचार बहुत टाइम से है ना बढ़ रहा था, धीरे धीरे अब क्या हो गया, लेवल उसका बढ़ गया, है ना। तो अंग्रेजों को अब डर लगने लगा भारतीयों से कि कहीं ना कहीं ये लोग क्रांति और ये सब बातें कर सकते, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति सभा कर रहा है ना, सभा में बात कर रहा है क्रांति की, आजादी की, है ना, ठीक है। सब मतलब देश सरकार है ना, पूरे देश में माहौल बिगड़ चुका था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हो चुका था। तो उन्होंने एक कानून लाया रॉयलेट एक्ट। ये कानून क्या था? इस कानून में ये था कि किसी भी व्यक्ति को है ना शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता बिना किसी कारण, ठीक है। तो एक तरह से गलत था कि भाई किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण कैसे अरेस्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि ये तो गलत है नियम, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, इसका नियम क्या था? अरेस्ट एनीवन, एनीबॉडी अकॉर्डिंग टू डाउट, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे उस समय एक नेता थे ना पंजाब के, दो नेता जो क्या हुए थे, अरेस्ट हो चुके थे। दो नेता कौन थे भाई? अरेस्ट लीडर। तो एक थे सफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल ना। ये दो व्यक्ति अरेस्ट हो चुके थे, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। अब इसी संदर्भ में है ना डॉक्टर सत्यपाल, अब ये सब जो हो चुका था इस कानून के अनुसार, ठीक है। अब देश में सब लोग ने इस कानून को ब्लैक लॉ कहा। ब्लैक लॉ इसीलिए क्योंकि ये काले कानून की तरह था, है ना, यानी इस कानून को कोई भी व्यक्ति मान्यता देने को भारतीय व्यक्ति तैयार नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से हुआ क्या, उस समय ना अमृतसर पंजाब में ही, और हम लोग बात करें पंजाब की, ठीक है, पंजाब में अमृतसर, आप लोग जानते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने नाम। सब लोग सभा बुलाते, ठीक है, असेंबली बुलाते हैं, असेंबली, ठीक है ना। आगे जो असेंबली बुलाया जाता है बैसाखी पर, बैसाखी एक त्योहार होता है ना सिखों का, तो बैसाखी पर अब इस दिन लोकसभा में एक तरह से है ना बात तो चल रही थी अंग्रेजों के, है ना, यहाँ पर अपने देश जो भी नेता हम लोग के है ना अरेस्ट हुए थे उनके बारे में बात चल रही थी कि अंग्रेजों ने गलत किया, ठीक है, इस चीज में, है ना। और ये जो असेंबली बैसाखी में चल रही थी, आप लोग देखिएगा, ये चल रहा था जालियांवाला एक बाग, बाग यानी एक गार्डन था, गार्डन मतलब बोल सकते हैं एक फील्ड था, ठीक है, खुला फील्ड जहां पर ये असेंबली हो रही थी, है ना, जिसको जालियांवाला बाग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हो रही थी सभा, है ना। अब उस समय जो इस क्षेत्र का एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, है ना, जो हेड था, ठीक है, वो था व्यक्ति कौन था? वो था डायर, ठीक है, जनरल डायर जिसको हम लोग बोलते हैं। जब उसको ये बात पता चली है ना, तो उसने सीधा किया क्या, अपने सैनिकों को लिया, बंदूक लिया और गया। और जो असेंबली थी, ठीक है, अब असेंबली इस टाइप से थी कि आप लोग देखिएगा, है ना, ये असेंबली है ना, इसे पार्क है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसमें बस एक ही गेट है, ठीक है, अंदर जाने और अंदर आने के लिए, तो भागने का कोई रास्ता भी नहीं, ठीक है। तो इसी मेन गेट पर से वो लोग घुसे और यही गेट पर से ना उन्होंने क्या किया, फायरिंग स्टार्ट कर दी वो लोग, है ना। और उस समय लगभग माना जाता है कि 2 से 3 हजार लोग वहां पर थे। तो माना जाता है, मतलब जो भी डाटा मिलता है अलग अलग बुकों में अलग मिलता है, लेकिन माना जाता है कि 1000 लोग लगभग मारे गए और 1500 के 2000 के आसपास घायल हुए, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ आप लोग देखिएगा, इसी समय, है ना। अब इसी समय पंजाब में क्या था आप लोग देखिएगा, पंजाब के रहने वाले एक और व्यक्ति भी थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा भगत सिंह का, ठीक है ना, भगत सिंह। और एक व्यक्ति और आप लोग ने नाम सुना होगा उधम सिंह, ठीक है, इनके नाम से क्या फिल्म भी बनी है। आप लोग ये फिल्म देखिएगा तो आप लोग हिस्ट्री से जोड़ पाइएगा, उधम सिंह भी उसी एरिया में रहते थे, है ना। और उनके परिवार का यानी उनकी एक जो मतलब प्रेमिका थी, शायद रियलिटी में तो कह नहीं सकते, लेकिन फिल्म में जो दिखाता है वो हिस्ट्री के बेस पर ही बताता है ना। तो वहां पर उनकी प्रेमिका भी मरी और साथ में उन्होंने इतने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को मरते हुए देखा। तो उनको ये चीज है ना क्या हुई, बोल सकते हैं अंदर से उनको बहुत बुरा लगा, है ना। तो कोई भी व्यक्ति क्रांति का विचार ही लाएगा। किसी व्यक्ति ने जब आपके अपने पर हाथ उठाया तो आप भी उस पर हाथ ही उठाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जालियांवाला बाग में क्या होता है, जनरल डायर फायरिंग स्टार्ट कर देता है ना। और फायरिंग के साथ फिर यहाँ पर होगा क्या,
यहाँ पर लगभग लोगों की है ना क्या होगी, डेथ होगी। डेथ हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं किल किया गया, लोग को मारा गया है ना, और कुछ घायल भी हुए, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इंजर्ड। अब बाद में इसी इसी कारण से ना, इसको जब जालियांवाला बाग जब पता चला ना कि ये जालियांवाला बाग जो घटना घटी है ना, इसको जालिया हिस्ट्री में हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, जालियांवाला बाग मैसेरे, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है, ठीक है। अब इसी घटना के कारण आप लोग देखिएगा है ना कि उस समय जो हमारे एक कवि हुआ करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, है ना, तो उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि। और गांधी जी को भी एक उपाधि मिली थी, उन्होंने भी लौटा दिया, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जो हमारे नेता है क्या है, पोएट, जो आपके पोएट है उनका नाम है रविंद्रनाथ जी, नाथ ठाकुर या टैगोर, आप लोग जो भी बोलिए, ठीक है। इन्होंने नाइटहुड, ठीक है, NIGHT, जो भी ये उपाधि थी क्या थी, है ना, नो मतलब बोल सकते लौटा दिया, इन्होंने अपनाया नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, गांधी जी भी जाने कि भाई ये तो गलत है, पूरे देश में सभी लोग जाने गलत है, इसके लिए क्या होगा, विरोध होगा, है ना। अब इसके विरोध में यानी जो आप लोग का रॉलेट एक्ट आया, उसके कारण क्या हुआ, जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो नेता सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल हुए, है ना, अरेस्ट, और साथ में लोगों को अपने देश के बारे में भी सोचना था, तो उन्होंने सभा बुलाई, और सभा में लोग जब बात कर रहे थे उसी समय जनरल डायर आकर क्या करता है, फायरिंग करता है, ठीक है। अब इसका प्रभाव होता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे घायल होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके रिजल्ट में आएगा, है ना, कि देश में अब सब लोग क्रांति की ओर अग्रसर होंगे, है ना। अब क्रांति की ओर कैसे अग्रसर होंगे, अब इसके बाद आएगा, है ना, एक चीज और हो रहा था, आप लोग देखिएगा, जो रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद जालियांवाला बाग हुआ, इसके बाद एक और घटना घटती है, ये घटना भारत में नहीं घटती है, ये देश से बाहर, है ना, वो घटती है कहीं तुर्की में, है ना, इस तुर्की में शायद, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या घटना घटती है, उस समय जो इस्लाम धर्म था, ठीक है, इस्लाम धर्म में खलीफा हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, खलीफा, ठीक है, आप लोग ने खलीफा सुना होगा, ठीक है। तो खलीफा क्या होते थे, उस धर्म के हेड हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, हेड, है ना। तो उस समय देखिएगा टर्की में जो खलीफा रहते थे, वहां पर भी अंग्रेज लोग ही रहते थे, है ना, और वहां पर क्या किया गया, खलीफा को कर लिया गया अरेस्ट, ठीक है। अब अरेस्ट कर लिया गया, अब ये जो खलीफा है रिलेटेड है किससे, इस्लाम से, ठीक है। अब भारत में भी इस्लामिक लोग यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रह रहे, ठीक है। अब उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा कि ये लोग भारत में रहने वाले अंग्रेजों का भी विरोध करेंगे, क्योंकि वही अंग्रेज की सरकार वहां पर भी है, कहां पर, टर्की में भी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर सब लोग अरे अपोज करेंगे, अपोज, ठीक है। अपोज कहाँ होगा, इंडिया में भी होगा। और इंडिया में जब अपोज होगा यानी विरोध होगा, तो यहाँ पर एक आंदोलन चलाया जाएगा जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन, क्या नाम है, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए यहीं पर गांधी जी आएंगे किसी और से, लेकिन समझो यहाँ पर, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि टर्की यानी तुर्की में, है ना, क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट, उसका प्रभाव हुआ है ना, कि तुर्की में जब जो खलीफा थे उनको अरेस्ट किया गया, है ना, तो यहाँ पर भारत में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसको स्टार्ट करने वाले दो व्यक्ति जो थे वो थे मोहम्मद अली एंड एक थे शौकत अली, ठीक है। अब देखो यहीं पर पास में एक चीज और क्या होता है ना, गांधी जी किसके प्रभाव में, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके प्रभाव में गांधी जी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या स्टार्ट करते हैं, कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक चीज याद कीजिए ना, लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था आप लोग को कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया बंगाल विभाजन के नाम से, ठीक है। अब देखो गांधी जी यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जानते हैं कि पहले से काम आंदोलन चल रहा है, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा है ना कि ये दोनों आंदोलन है, दोनों में किसका विरोध किया जा रहा है, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, कोलैप्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये मिल जाता है ना, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों साथ में हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसमें होता क्या है कि अब इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों है ना, देखिएगा हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों को मिलाने का काम कर रहे गांधी जी, है ना। आंदोलन ही चल रहा है लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, ठीक है। कि हिंदू मुस्लिम को दोनों क्या करना है, मिलाकर चलना है, क्योंकि आजादी जब हम लोग को पाना है ना, तो जनसंख्या में क्या है, देश में उस समय मुसलमान बहुत अधिक मात्रा में थे, है ना। क्योंकि उस समय आप लोग देखिएगा बांग्लादेश वाला एरिया जो बंगाल का था, और साथ में पाकिस्तान का एरिया जो पंजाब का एरिया था, ठीक है, वो भी किसमें था, भारत में था। तो अगर मुस्लिमों को साथ में लेकर नहीं चलते तो आजादी पाना क्या मुश्किल था, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ था, है ना। कि दोनों क्या थे, अलग अलग थे, ऊपर बस नॉर्थ एरिया में मूवमेंट हुआ तो साउथ में नहीं हो पाया, जिस कारण से असफल हो गया। तो इन्होंने दिमाग लगाया यहाँ पर कि दोनों को मिलाकर चलना है ना, ठीक है। तो बीच में फिर इन्होंने खिलाफत मूवमेंट ऑन कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया है ना। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ से क्या होता है, मेन आप लोग देखिएगा आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन में गांधी जी क्या करते हैं, इनका कहना सीधी सी बात है भाई कि हम लोग को किसका ध्यान देना, हम लोग को यहाँ पर फॉलो करना है ना क्या, अहिंसा, ठीक है। हम लोग को अहिंसा का रास्ता अपनाना है, ठीक है, नॉन वायलेंस, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये आधार था, नॉन वायलेंस क्या था, आधार। देखो अब यहीं पर ये आंदोलन जब बंद करेंगे गांधी जी है ना, तो इसके पीछे कारण क्या रहेगा समझो। इसीलिए यहाँ पर इसका बेस क्या है, आप लोग बोल सकते हो नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि ताकतवर तुमसे अंग्रेज ज्यादा है ना, तुम अंग्रेजों से लड़कर तो नहीं जीत सकते, ठीक है, लड़कर जितना मुश्किल है। क्योंकि 1857 की क्रांति एक बोल सकते हो उनके लिए आंसर था कि अगर लड़के चाहोगे जितना तो मुश्किल है जितना, तो है ना, रिक्वेस्ट करके जीतते। तो गांधी जी इसलिए क्या है, नॉन वायलेंस को बढ़ावा देते कि असहयोग हम लोग करेंगे लेकिन अहिंसा के साथ, हम लोग मारेंगे पीटेंगे नहीं, ठीक है, नॉन वायलेंस को हम लोग बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे नेता भी आते हैं ना, जैसे नेहरू जी और अलग अलग नेता यहाँ पर फिर उभरते हैं। अब देखिएगा ये आंदोलन बंद कैसे होता है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन बंद कैसे होगा। खिलाफत आंदोलन थोड़े समय के बाद क्या होता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि खलीफा वाला जो पद है उस समय एक तरह से है ना खत्म कर दिया जाता है, कहाँ पर, तुर्की में। तो खिलाफत आंदोलन भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा नॉन वायलेंस खत्म कैसे होता है, अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बंद होगा। तो आप लोग देखिएगा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में उस समय एक जगह था, ठीक है, चौरी चौरा, है ना। वहां पर होता क्या है ना कि जो वहां पर आंदोलनकारी रहते हैं व्यक्ति लोग, ठीक है, वो लोग आंदोलन करते हैं। अब वहां पर जो पुलिस लोग रहते हैं लाठी चार्ज कर देते, क्या कर देते हैं, लाठी चार्ज, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिएगा प्लेस है एक, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या है, लाठी चार्ज होता है। क्या होता है, लाठी चार्ज। अगर लाठी चार्ज किस पर किया जाता है, सिंपल है ना, जो भी आंदोलनकारी थे, है ना, यानी सिटीजन पर। अब सिटीजन यहाँ पर देखो क्या बेस लेकर चल रहा है, यहाँ पर बेस लेकर चल रहा है नॉन वायलेंस। और वहां पर तुम लाठी चार्ज करोगे और फायरिंग भी करोगे, फायरिंग भी, ठीक है। तो लाठी चार्ज प्लस फायरिंग। तो यहाँ की जनता क्या होगी, खुश होगी या नाराज होगी, हाँ, गुस्सा आ गया ना। वे लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए, सिटीजन इनको आ गया गुस्सा, ठीक है। अब ये करेंगे क्या, अब पुलिसकर्मी भाई जो भागते भागते कहाँ जाएंगे, अपने पुलिस स्टेशन में जाएंगे। तो पूरे पुलिस स्टेशन को ये लोग ने जला दिया, आग लगा दिया, उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बर्न पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा जब पुलिस स्टेशन जल गया, है ना, 22 पुलिसकर्मी मर गए, ठीक है, 22 पुलिसमैन बर्न जल गए। अब यहाँ पर समझो, अब ये जो पुलिस जले हैं, पुलिस है किनकी, अंग्रेजों की, सीधी सी बात। 22 पुलिस जल गए, मारे गए। अब मौका मिल सकता है किनको, अंग्रेजों को, कि हम लोग ये लोग पर खुला हाथ उठा सकते हैं ना, ये लोग को अरेस्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। अब गांधी जी के पास यहाँ पर क्या ऑप्शन है, या तो सब लोग को मार खिलाकर आंदोलन को एकदम दबवा देना, या तो अपने आप आंदोलन वापस लेना। अब गांधी जी ने क्या दिमाग लगाया है ना कि देखो हमारा जो आंदोलन था वो अहिंसा पर बेस्ड था, ठीक है, अब तुम लोग हिंसा करने लगे हो, फिर क्रांति हो जाएगी। और गांधी जी अहिंसा को बढ़ावा देते थे, है ना। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, इस आंदोलन को क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। क्योंकि अब इसके आगे कुछ आगे क्रांति, सीधी सी बात थी कि भाई अंग्रेज के पास भी ताकत, तो अंग्रेज से हम लोग ताकतवर थे नहीं, हमारे जो भी देश के नागरिक थे, ठीक है, हम लोग के पास हथियार भी उतना नहीं था कि हम लोग लड़ सके। लेकिन गांधी ने यहाँ पर दिमाग लगाया, आंदोलन बंद कर दिया। अब आप लोग देखिएगा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था ये पूरे भारत में चल रहा था। यहीं पर एक स्टेट मैंने बताया था, पंजाब जो था। आप लोग को एक व्यक्ति का नाम आगे सुनने के लिए मिलेगा, भगत सिंह। किनका,
भगत सिंह। तो आप लोग एक फिल्म देखोगे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें आप लोग क्या देखोगे, जो भगत सिंह रहते हैं ये भी किस में शामिल रहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। किसमें, उस समय ये स्टूडेंट थे ना। अब देखो इस समय किया क्या गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या किया गया, ये लोग ने किया क्या, बोल सकते हैं ये लोग ने व्हाट डू, जो आंदोलन करते हुए लोग ने क्या किया, ये लोग ने स्कूल जाना छोड़ दिया है ना। यहाँ पर ये भी भगत सिंह भी स्कूल जाना छोड़ देंगे, ठीक है, स्कूल जाना बंद, ऑफिस जाना बंद, सरकारी ऑफिस, सरकारी कपड़ा खरीदना बंद। अब देखो ये क्या हो रहा है, हम लोग अंग्रेजों की वस्तुओं को है ना खरीदना बंद कर रहे हैं, अंग्रेज जहां पर जिनका प्रभाव वहां पर जाना बंद कर रहे हैं। और आप लोग देखिएगा 1905 में जो आप लोग का हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, वहां पर भी यही चीज अपनाया गया था। तो गांधी जी यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोलते हैं कि भाई जो भी ऑफिस है, ठीक है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस जो भी है, ठीक है, आप लोग वहां पर जाना छोड़ दो है ना। और साथ में और क्या, बर्न, या फिर बोल सकते हैं ना बायकॉट, बॉयकॉट जिसको हम लोग बोलेंगे, बॉयकॉट मतलब क्या, हम लोग उस चीज को पहनेंगे नहीं। बॉयकॉट क्या, ब्रिटिश फॉरेन गुड्स, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। क्या करना है, बहिष्कार। अब आप लोग देखिएगा बेटा, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि इनकम कम जाएगी। किनकी इनकम कमेगी, अंग्रेजों की। और जब अंग्रेजों की इनकम कमेगी तो कमजोर कौन होंगे, अंग्रेज होंगे, सीधी सी बात है ना। और जब कमजोर होंगे तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर पावरफुल कौन होगी, जनता होगी। तो अब गांधी जी देखो यहीं पर जब इन्होंने फॉरेन गुड्स अपनाने के लिए मना कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, तो कुछ इंडियन सामान तो यूज करेंगे ना। तो गांधी जी यहाँ पर लाते हैं क्या, चरखे की बात, ठीक है, ठीक है, विनिंग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग व्हील यूज करना है, खादी को पहनना है, ठीक है, उसका कपड़ा यूज करना। अब यहाँ पर अगर कोई बोले इंसान की खादी का और चरखे का कोई आंदोलन में कहीं पर कुछ भी योगदान नहीं, तो बोलना गलत रहेगा, ठीक है। ये वहां पर लिया जा रहा है जहां पर फॉरेन गुड्स तुम क्या कर रहे हो, बाइकआउट कर रहे हो। वहां पर तुमको अपने विदेशी यानी भारतीय वस्तुओं को है ना, इंडियन गुड्स को तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। तो गांधी जी यहाँ पर क्या प्रमोट करते हैं, यहाँ पर प्रमोट करेंगे गांधी जी स्पिनिंग व्हील, है ना, स्पिनिंग व्हील प्रमोट होगा। और साथ में यहाँ पर खादी प्लस खादी, ठीक है। तो देखो इसीलिए आप लोग देखोगे गांधी जी के चरखे का और साथ में यहाँ पर जो खादी है उसको बढ़ावा देने का ये मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि हम लोग ने बॉयकॉट किया किसको, फॉरेन गुड्स को, है ना, ये सब जाना बंद कर दिया। यहाँ पर भगत सिंह भी जाना बंद कर देते हैं। लेकिन देखो अब भगत सिंह भी अभी किन के विचारों पर चल रहे हैं, गांधी जी के विचार पर। तब इनका विचार बदलता कैसे है, कि गांधी जी से अपना रिवोल्यूशनरी विचार इनके अंदर आता कैसे है। तो आप लोग देखिएगा गांधी जी ने जो यहाँ पर आंदोलन बंद किया है ना, सब लोग मान रहे थे, गांधी जी को भी लग रहा था कि जो 1920-21 का समय था, टाइम लाइन था ये, है ना, तो यहाँ पर उनको फर्स्ट टाइम लगा गांधी जी को अब हम लोग आजाद हो जाएंगे। सोचो 1920-21 में गांधी जी क्या सोच रहा है, देश क्या सोच रहा है कि हम लोग आजाद हो जाएंगे, ठीक है। और भगत सिंह को भी ऐसा लगा कि हम लोग आजादी के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन आंदोलन बंद करना इनके लिए दुखी का कारण था, जिस कारण इन्होंने क्या किया, इस विचारधारा को छोड़ दिया कि देखो अब गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे और हम लोग को आगे सफलता मिल नहीं पाएगी। तब यहाँ पर भगत सिंह अपना रास्ता चेंज कर देते हैं और जाते हैं क्रांतिकारी विचार पर, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने अलग विचार से बंद किया है इसको, है ना, क्योंकि अगर चालू रहेगा तो मारकाट होगा, ठीक है, फिर से भारतीय लोग मारे जाएंगे, नुकसान होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, गांधी जी ने इसलिए बंद किया और भगत सिंह ने इसलिए छोड़ा। दोनों का अलग अलग रीजन था, ठीक है। आगे देखिएगा जब रिवोल्यूशनरी रहेंगे तो किस कारण से क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखे ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या सबसे बड़ा योगदान था, नेशनल लेवल पर किया गया। उसके बाद फिर सामान बॉयकॉट किया हम लोग ने, स्कूल कॉलेज जितना भी सरकारी चीज था, ठीक है, सरकारी में जैसे आप लोग कोर्ट जा सकते हो, है ना, जो भी सरकारी भवन था जाना बंद, ठीक है। और साथ में आप लोग ने देखा कि गांधी जी ने किसको प्रमोट किया। तो देखो ये सबसे पहले इसलिए हम लोग बोलते हैं नेशनल मूवमेंट, है ना, असहयोग आंदोलन, जिसमें इन्होंने सभी लोगों को जोड़ा, ठीक है। और पूरे भारत में पहली बार ये राष्ट्रीय लेवल पर किया गया आंदोलन था, ठीक है। पहला है आप लोग का रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज मतलब होते हैं क्रांतिकारी। क्या होते हैं, क्रांतिकारी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 1927 में क्या हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर एक तरह से भाई यहाँ से आप लोग की शुरुआत होगी। 1927 में जो ब्रिटिश सरकार होती, ठीक है, यानी जो अंग्रेज सरकार है, वो क्या करती है, एक कमीशन बनाती है, ठीक है, जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। क्या नाम होता है, साइमन कमीशन। इसको बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनको बनाने का उनका उद्देश्य होता है भारत देश में ना शासन करने के लिए नियम बनाना। क्या बनाना,
कुछ सुधार लाना, क्या लाना? हाँ, तो शासन में कुछ सुधार लाना, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रशासन में। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि यहाँ पर जो एक कमीशन होता है इसमें लगभग सात व्यक्ति होते हैं ना, 7%। और इसमें से सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, कि 7 व्यक्ति में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं होता, ठीक है, ठीक है, नोबडी इंडियन। अब आप लोग को जो कानून बनाना है वो इंडिया के लिए बनाना है, उसमें भारत का एक भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कैसे आशा कर सकता है, भरोसा कर सकता है कि जो अंग्रेज सरकार है वो कानून बनाएगी तो ऐसा कानून बनाएगी जो भारत के हित में होगा, है ना। तो ये तो क्या है, पूरी तरह से सरासर गलत है, क्योंकि अब ये कमीशन बना भी दिए तो अंग्रेज इतने चालाक है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं रखे कि अगर जो भी वो कानून बनाएंगे तो उसमें अंग्रेजों का कहीं भी नुकसान ना हो, ठीक है। और कहीं भी नुकसान नहीं होने का मतलब क्या है कि अंग्रेज सरकार सुरक्षित रहेगी, ठीक है। तो अपनी सुरक्षा के लिए वो लोग ने एक भी भारतीय व्यक्ति तय नहीं किया, ठीक है। अब इसी के लिए क्या होता है, लोग, है ना, जिस दिन साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है, मतलब जिस दिन वो आने वाला होता है, मुंबई पहुंचता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर एक तरह से रैली लेकर, भीड़ लेकर, ठीक है, साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं, ठीक है, स्लोगन करते हैं साइमन गो बैक। और यहाँ पर क्या आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये नारा कर रहे हैं, किनके लिए कर रहे हैं, जो नया नया कमीशन आया अभी, मतलब एक तरह से मेहमान है भारत का, ठीक है। अब अंग्रेज सरकार भारत में शासन कर रही है, तो जब कोई कमीशन आएगा तो वहां पर जब कोई नारेबाजी करेगा साइमन गो बैक का, है ना, तो अंग्रेज सरकार गुस्सा हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, उस समय जो भी वहां पर पुलिस थे, ठीक है, उसमें आप लोग एक एसपी का नाम सुनिएगा, है ना, जिसका नाम था, एक तरह से थोड़ा एक बार मैं देख लेता हूँ, स्कॉट का नाम, ठीक है, जेम्स ए स्कॉट का नाम था, जेम्स ए स्कॉट, ठीक है। मैं बताता हूँ आगे, आप लोग समझिए जरा ध्यान से, है ना। स्कॉट नाम का एक मतलब एसपी रहता है, ठीक है। वो करता है क्या है ना, देखता है कि यहाँ पर जो भी नारेबाजी करे उसमें एक नेता भी होता है, जो है भाई लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय, है ना। तो वो लोग लाठी चार्ज कर देते हैं, और लाठी चार्ज में जानबूझकर निशाना किनको बनाया जाता है, लाला लाजपत राय को बनाया जाता है ना। और लाठी चार्ज में क्या होता है, इनके सिर पर लाठी भी लगती है, ठीक है, इनको मारा भी जाता है, ठीक है। तो क्या होते हैं, इंजर्ड होते हैं, और कुछ समय के बाद फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, यानी जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, है ना, चंद्रशेखर आजाद, वो क्या थे, इनके समर्थक थे, लाला लाजपत राय। क्योंकि मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि जो लाला लाजपत राय हैं ये गर्म दल के व्यक्ति, रेडिकल्स हैं। क्या है? रेडिकल, है ना, ठीक है, मॉडरेट्स नहीं है, रेडिकल्स है ना ये। तो जो ये लोग समर्थक थे, अब जानते हो यहाँ पर होता क्या है, अब इनका बदला लेने के लिए क्या करते हैं, जो आप लोग रिवोल्यूशनरी की हम लोग जिनकी बात करने जा रहे हैं, जिनमें आप लोग देखिएगा भगत सिंह और आप लोग प्लस आप लोग लीजिए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, और साथ में आप लोग लीजिए द टीम, है ना, टीम मान लीजिए इनकी, ठीक है, पूरी टीम। इनके टीम में और बहुत सारे व्यक्ति है, ठीक है, जिसमें आप लोग राजगुरु सुखदेव, इनके अलावा भी और बहुत सारे बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, सब क्या थे, इनके टीम का हिस्सा थे, है ना। और साथ में और भी बहुत सारे व्यक्ति थे। तो आप लोग, और रोशन नाम का भी एक व्यक्ति था, रोशन नाम का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना कि ये सब क्या थे, एक टीम थे ना। इन्होंने सोचा कि अब बदला लिया जाए, क्या लिया जाए, क्योंकि लाला लाजपत राय को मारा गया, ये हत्या एक तरह से, है ना, ठीक है। इंजर्ड के बाद क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डेथ। तो ये क्या है, ये कोई इंसिडेंस, कोई घटना नहीं है, ये क्या है, एक हत्या है, जानबूझ की की गई, ठीक है, हत्या है। तो इन्होंने सोचा बदला लिया जाए। अब एक बार होता है क्या है ना, कि जो आप लोग देखिएगा, जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बाकी इनकी जो टीम रहती है, सोचती है कि यहाँ पर स्कॉट को मारा जाए। किसको मारा जाए? हाँ, क्योंकि स्कॉट नहीं मरवाया था इसको, ठीक है, तो स्कॉट को मारा जाए। लेकिन अब होता क्या है ना, जब वो लोग प्लानिंग बनाते हैं, जो भी पुलिस स्टेशन, मान लीजिए कि ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है, पुलिस स्टेशन है। अब यहाँ पे वो लोग ने एक साइकिल, मतलब साइकिल लाकर रोकता है, यहाँ पर बंदूक लिए रहता है एक व्यक्ति, है ना, और बाकी यहाँ पर कुछ रहते हैं रोकने के लिए कुछ लड़के लोग, ठीक है, कि जब पुलिस आए तो इनको रोका जाए यहाँ पर गिराकर, ठीक है। तो होता क्या है कि सब लोग ने अनुमान लगाया कि जो मेन टाइम होता है हर दिन, जितने समय में वो निकल जाता है, क्या नाम है,
क्या नाम था यार, नाम मैं भूल गया। स्कॉट नहीं, यहाँ पर कोई और है। हाँ सॉन्डर्स, ठीक है। जिस टाइम में रोज स्कॉट निकलता था, ठीक है, स्कॉट इस टाइम में निकलता था रोज, सॉन्डर्स में निकलता था, वरना मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। जिस टाइम में रोज स्कॉट निकलता था, लेकिन उस टाइम गलती से उस दिन कौन आ जाता है, निकलता है सॉन्डर्स, और सबको लगता है स्कॉट है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, सब लोग जाते हैं, गोली चला देते हैं, और मर कौन जाता है, सॉन्डर्स, है ना। अब बाद में पता चलता है कि हम लोग ने स्कॉट की जगह किसको मार दिया, सॉन्डर्स को। तो बाद में लोग सोचते हैं कि चलो भाई मरा कोई भी, लेकिन मरा तो अंग्रेजी अधिकारी है, जैसा भी कैसा मर गया तो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप लोग देखिएगा कि स्कॉट की जगह किनको मार दिया गया, सॉन्डर्स को मार दिया गया, है ना। तो यहाँ पर सॉन्डर्स की हत्या होगी। फिर बाद में अब हत्या हुई, तो हत्या होने के बाद क्या होता है, ये लोग भाग जाते हैं ना। लेकिन अंग्रेज सरकार यहाँ पर जानती है कि मारने में किनका हाथ है, कि भगत सिंह का हाथ है, चंद्रशेखर आजाद का हाथ है, और इनकी पूरी टीम का हाथ है ना। तो लोग सोचते हैं कैसे ना कैसे इन लोग को क्या करना है, फंसाना या पकड़ना है। लेकिन उस समय क्या होता है, लोग भाग जाते हैं, ठीक है। अब अगला बात आता है तब जब हम लोग बात करेंगे जब ये लोग असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं, ठीक। तो बेटा आगे आप लोग देखिएगा, है ना, 8 अप्रैल 1929 को होता क्या है, आप लोग देखिएगा, 2 व्यक्ति, ठीक है, एक बटुकेश्वर दत्त और दूसरे भगत सिंह, ठीक है। ये 2 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, 2 व्यक्ति मिलकर, है ना, कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस समय ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में दोनों मिलकर बॉम्ब फेंकते हैं। अब ये जो बॉम्ब होता है रियल में, है ना, ये बॉम्ब होता नहीं है ना, इसके जगह पर एक हम लोग बोल सकते हैं स्मोक, ठीक है, स्मोक बॉम्ब जो होता है ना, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अरेस्ट तो हो जाते हैं ना। इनकलाब का नारा सुनो, यहाँ पर इनकलाब का जो नारा आप लोग सुनते हो ना, यहीं पर मतलब इनके पहले भी है ना, ये लोग असेंबली में ही देते इनकलाब जिंदाबाद। और ध्यान दीजिएगा, ये नारा इनका नहीं है, बनाया हुआ कि नहीं और का है, लगभग 1900 कितने में 5, 6 या 8 इसी के आसपास बनाया जाता है। लेकिन ये लोग ने इस समय नारे को क्या दिया, प्रचार के एक तरह से ना, इनकलाब जिंदाबाद मतलब एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचारधारा, जहां पर वो लोग चाहते हैं क्रांति के द्वारा सफलता, ठीक है, आजादी क्रांति के द्वारा चाहते हैं, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये लोग ने यहीं पर दिया, है ना। उसके बाद ये लोग ने आजादी की भाई। अब यहाँ पर ये लोग ने इस तरीके के द्वारा वो लोग ने, है ना, अब सरकार को भी जब पता चला कि वो लोग असली में बॉम्ब फेंकने का मुख्य उद्देश्य ये था उनका कि वो लोग किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, है ना, वो लोग अपना डिमांड, अपनी मांग रखना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर होता है क्या, सरकार भी उनको मार नहीं सकती, तो जेल में रखती है, जेल में भी रखती है, तो क्या करती है, वहां पर भी वो लोग जाते। तो आप लोग देखिएगा, अगर फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह वहां पर बताता है कि खाना कैदियों को बहुत खराब मिलता है ना, तो इसलिए वो लोग क्या अनशन पर हो जाते हैं, लगभग 40 दिन तक खाना नहीं खाते हैं ना, पानी भी बहुत लोग नहीं पीते, एक व्यक्ति तो मर भी जाता है ना बिना भूखे प्यासे, ठीक है। तो बाद में सरकार सोचती है कि चलो भाई कुछ ना कुछ किया जाए, तो कानून में वहां पर भी बदलाव लाती है। लेकिन जब बाद में पता चलता है ना, बहुत सारे लोग जो पकड़ा जाते हैं जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, उसमें बाद में पता चलता है कि सॉन्डर्स को मारने में भगत सिंह का भी हाथ था, ये लोग तो जान देते हैं ना। तो उस केस को तय करने के बाद फिर बाद में 3 व्यक्ति का नाम चुना जाता है ना, जिनको बोल सकते हैं कि फांसी की सजा दी जाती है ना। तो कौन से अगर हम लोग बात करें, है ना, किनको किनको फांसी की सजा दी गई, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति आप लोग जानते हो, है ना, हमेशा सुनते आए हो। भगत सिंह तो होंगे, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। ये लोग इसीलिए इन लोग को फांसी की सजा दी जाती है ना, क्योंकि ये लोग बहुत फेमस और क्रांतिकारी थे, और साथ में इनका उनकी मृत्यु में भी, मतलब जो सॉन्डर्स की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, स्कॉट की जगह, तो उनकी हत्या में इनका भी हाथ था, ये लोग जानते थे, इसलिए इन तीनों को क्या फांसी की सजा दी गई। और बाकी आप लोग जानते हो जो चंद्रशेखर आजाद जी है ना, उन्होंने तो जो अल्फ्रेड पार्क था, है ना, जो यूपी में पड़ता था, अभी तो उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो वहीं पर उनको क्या, हालांकि उनका एक स्लोगन कहते भी करते थे ना कि मैं आजाद हूं, क्योंकि उन्होंने उनका चंद्रशेखर तिवारी था, है ना, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम बाद में आजाद रख लिया। क्या रख लिया? अब इसी का प्रभाव हुआ कि वो बोलते थे, है ना, कि मैं आजाद जीवित हूं, आजाद मरूंगा भी, लेकिन कभी गुलामी नहीं करूंगा। तो आप लोग ने देखा भी था कि 1931 के आसपास, है ना, 31 या 30 के आसपास क्या होता है, जब पुलिस उनको पकड़ने जाती है तो बाद में अपने आप को खुद ही गोली मार लेते हैं। कि अंग्रेज एक बात और कहा करते थे ना,
कि मारने के लिए भारतीय को गोली बर्बाद नहीं करनी चाहिए, गोली की दाम क्या है, उसकी जान से ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए इस बात को भी मानते हुए क्या करते हो, अपने आप को गोली मार लेते हैं ना। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी क्या करते हैं, अपने आप को शूट आउट कर लेते हैं। ठीक है, शूट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि क्रांतिकारियों का जो मेन दल था, ठीक है, ये यहाँ पर लगभग खत्म हो गया। लेकिन आपको एक क्रांतिकारी और मिलेंगे, जो आपको मिलेंगे आगे, है ना, वो रहेंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखो अगला आप लोग का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा मतलब, सविनय मतलब क्या हो गया, विनय के साथ, और अवज्ञा मतलब क्या हो गया, यानी जो भी आपकी इच्छा है मैं उस इच्छा को नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ऐसा काम करेंगे, है ना, जो भी काम करेंगे शांति से करेंगे। ठीक है, और कानून तोड़ेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पर ही आप लोग देखते हो दांडी मार्च, क्या देखते हो, दांडी मार्च। ठीक है, गुजरात में मेनली करते हैं नमक कानून, ठीक है, तोड़ने का। आप लोग जानिएगा ना, अंग्रेजों के समय में क्या था, जब हम गुलाम थे उस समय नमक बहुत महंगा मिलता था। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले साल्ट की, ठीक है, तो साल्ट इस समय क्या था, बहुत एक्सपेंसिव था। ठीक है, महंगा था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, महंगा था। भारत में जो लोग थे वो क्या थे, गरीब थे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इंडियंस क्या थे, इंडियंस थे पुअर। अगर इनको खाना खाना है तो नमक तो लेंगे जरूर, और नमक है महंगा, तो खरीदेंगे कैसे। ठीक है, परचेज करना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, यानी खरीदना मुश्किल होगा, बाय करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए क्या क्या था, गांधी जी ने आंदोलन चलाया कि नमक का दाम जो है क्या कम होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेज मानने को तैयार नहीं है। तो गांधी जी यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो भी एकदम ऐसा बोलते हैं ना, गांधी जी की तरह विचार चाहिए ना। अंग्रेज को बता रहे हैं कि हम आज निकलेंगे, यात्रा करेंगे, इतने तारीख तक पहुंचकर हम क्या करेंगे, नमक का कानून तोड़ेंगे, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। ठीक है, मतलब गांधी जी ने बता दिया कि हम दांडी मार्च कर रहे हैं ना, यहां से वहां तक, इस जगह पर जाकर हम लोग नमक कानून तोड़ेंगे। अब अंग्रेज को भी पता है, अंग्रेज और पूरा भारत भी नमक तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए तैयार। ठीक है, तो देखो करते क्या है ये, गुजरात में आप लोग देखिएगा, है ना, इनका एक आश्रम था, इन्होंने बनवाया था। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना कि आश्रम, आश्रम तो आप लोग समझते, तो साबरमती आश्रम था, है ना। तो साबरमती आश्रम से, है ना, गुजरात में, ठीक है, दांडी नाम का एक मतलब कोस्टल एरिया था, रीजन था। ठीक है, तो साबरमती से दांडी तक क्या करते ये, चल कर जाते। ठीक है, जो कि लगभग 240 माइल होता है। अब ये चल के क्यों जा रहे थे, तो जा सकते थे गाड़ी से भाई। तो चल के जाने का रीजन क्या था, गाड़ी से क्यों नहीं गए। तो चल के जाने का रीजन ये था कि मान लो जब ये साबरमती से यहाँ से निकले हैं, ठीक है, तो रास्ते में जितना भी एरिया पड़ेगा सभी के लोग के आंदोलन में जुड़ते जाएंगे, है ना। और जब आंदोलन में जुड़ेंगे तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या आंदोलन बड़े स्तर पर बढ़ेगा, है ना। तो 240 मील चलने का रीजन ये था कि अंग्रेजों को सोचने का समय मिल जाए कि हम कानून तोड़ने वाले हैं, या तो नमक का कानून दाम कम कर दो, और साथ में क्या है, नागरिकों का साथ मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इन्होंने लगभग बहुत दिन, लगभग 1 महीना के आसपास, है ना, लग गया था। ठीक है, और जाकर फिर बाद में क्या करते हैं, साल्ट लॉ जो भी होता है, ठीक है, तोड़ते हैं। ठीक है, ब्रेक तोड़ते कैसे भाई, कानून ये था कि भारतीय लोग, है ना, नमक बना नहीं सकते, खुद से नहीं बनाकर खा सकते, खरीद के करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पानी को गर्म किया, जैसे सागर का पानी क्या होता है, बॉयल, है ना, वाटर बॉयल। सागर का पानी होता है खारा, तुम उसको गर्म करोगे तो जब पानी वाष्प यानी वेपर बनेगा तो सिर्फ अंदर सिर्फ रेत का कण यानी पार्टिकल बच जाएगा, है ना। ठीक है, साल्ट पार्टिकल बन जाएगा, तो वही आपका नमक होगा। ठीक है, तो उसी को बना के इन्होंने तोड़ा। अब पता है कि जब नमक कानून तोड़ेंगे तो जेल में जाएंगे, तो जेल में गए, जनता बहुत सारी जेल में गई, है ना। बहुत सारे कई हजार जो थे, और साथ में जाने के साथ कुछ लोग भाई फायरिंग हुआ, तो कुछ लोग मारे भी गए। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं क्रांतिकारी में, है ना, या फिर बोल सकते हो आंदोलन में। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, आंदोलन बंद हो गया यहाँ पर भी, अब नेता नहीं है तो भाई आंदोलन कैसे चलेगा ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, साल्ट में आप लोग ये बोल सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस तरह से काम किया। ठीक है, उसके अलावा बाद में इनको समय समय पर जेल जाके छूट भी जाते थे। ठीक है, इनके अच्छे व्यवहार के कारण। और इतने बड़े नेता को कब तक कोई जेल में रख सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए ना। तो ये हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे आप लोग इनका लास्ट मूवमेंट भी देख लीजिए, बाकी जो बीच में रहेगा वो भी हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, बीच में आप लोग के एक और व्यक्ति है ना, जो है आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
ये व्यक्ति भी कुछ क्रांतिकारी टाइप के है ना। ये भी पहले किस में रह चुके थे, ये भी रह चुके थे कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस में है ना, ये मेंबर रह चुके थे, या फिर प्रेसिडेंट आप लोग बोल सकते हो, प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। लेकिन दिक्कत क्या था है ना, ये थोड़े रेडिकल थे है ना, क्रांतिकारी विचार के थे। और जो कांग्रेस पार्टी थी वो थी उदारवाद यानी मॉडरेट टाइप की है ना। तो इनका विचार और उनका विचार मिल नहीं पाता, तो इन्होंने क्या किया, बाद में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, ठीक है, लीव कर दिया। और फिर बाद में इन्होंने सोचा कि देखो भाई हमको आजादी चाहिए, अब हम आजादी कांग्रेस पार्टी की तरह तो नहीं लेकर सकते प्यार से है ना, हम क्रांति करेंगे, ठीक है। क्रांति में क्या करेंगे, अब ये इंडिया में थे, इंडिया से कहाँ गए, ठीक है, इंडिया से अलग अलग देश गए, जैसे जर्मनी गए, जापान गए है ना, सिंगापुर गए। तो लास्ट में तो सबसे पहले सिंगापुर से जर्मनी जाते, फिर जर्मनी से जापान जाते, ठीक है, हेल्प मांगने के लिए। जैसे उस समय आप लोग देखिएगा हिटलर भी जिंदा था, ठीक है, जर्मनी में हिटलर था, तो हिटलर से मदद मांगने जाते हैं। तो हिटलर तो शायद मदद कर नहीं पाता है ना उस समय, जैसे कि आप लोग देखिएगा वर्ल्ड वॉर का टाइम रहेगा लगभग 1939 की, अगर आप लोग बात कीजिए तो 1939 की बात ये है ना। तो उस समय वर्ल्ड वॉर लगभग स्टार्ट भी हो चुका था है ना। तो जापान में जाकर इन्होंने अपना हिंद फौज तैयार भी कर लिया, ठीक है, अगर आप लोग बात करो जापान में गए, ठीक है। और हिंद फौज जैसे कि अगर आप लोग इंडिया बनाइएगा है ना ऐसे करके, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान भी इसमें, ये भी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जापान है, तो जापान से यहाँ पर क्या था, ये सोच रहे थे अपनी आजाद हिंद फौज है ना, आजाद हिंद फौज को यहाँ पर उतारे, असम में उतारे, यहाँ से फिर हमला कर देंगे अंग्रेजों पर, ठीक है। इन्होंने ऐसा प्लान बनाया, लेकिन बाद में हुआ क्या, जब जापान में क्या हो गया, अब जापान में इन्होंने बजाया आजाद हिंद फौज, और साथ में इसके दम पर आए थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना कि इसमें जो अधिकतम सैनिक थे वो कहाँ के थे, जापान के थे। अब उसी समय स्टार्ट हो गया 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया तो सीधी सी बात है कि जापान भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में शामिल रहेगा। आप लोग ने सुना भी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ही अमेरिका जो होता है परमाणु बम गिराता है जापान पर, ठीक है। तो बात की घटना भी तो स्टार्ट हुआ है ना। तो अब स्टार्ट हो गया जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो जापान को अपनी सेना की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया ना। तो यहाँ पर और साथ में शायद पहुंचने भी वाले थे, लेकिन गांधी जी ने भी मना कर दिया कि देखो भाई हम आजादी के बहुत करीब है ना, तो ये सब निर्णय मत लेना तुम, ठीक है, ठीक है। तो 1939 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ये बोल सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये क्या आजाद हिंद फौज क्या है, यहाँ से वापस लौट गई। उसके बाद फिर आजादी के लिए तो इन्होंने कोशिश बहुत किया, लेकिन कहा जाता है कि जब आजाद हिंद फौज लौट गई तो बाद में भारत आते हुए इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, ठीक है, तो उसमें इनकी मृत्यु हो गई। बट उनका एक फिल्म वहां पर बताया जाता है कि फिर भी देखा जाता है कि कहीं कहीं सुभाष चंद्र बोस देखे गए, शायद जीवित थे लेकिन लोगों के सामने नहीं आए। तो ये तो बहुत सारी कहानियां, लेकिन जो डाटा फैक्ट है हम लोग उसके बेस पर चलते हैं। तो बाद में इनकी प्लेन क्रैश में क्या हो गई, डेथ हो गई है ना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश डेथ। अब यहाँ पर बात आती है ना, अब देखो आप लोग लास्ट मूवमेंट जो गांधी जी का है ना, लेकिन उसमें गांधी का बड़ा योगदान नहीं रहेगा, उसमें जो योगदान रहेगा जनता का रहेगा, ठीक है। तो लास्ट मूवमेंट जो है गांधी जी का वो है क्या है, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट का हिंदी में है भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी देखो यहाँ तक क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अब गांधी जी बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो। अंग्रेजों से ये नारा है कि भारत छोड़ो, ठीक है। और लोगों को क्या देते हैं, विचार देते हैं डू और डाई, अब करो या फिर मरो, है ना। आजादी के लिए तुमको लड़ना होगा, या तो आजादी पाओ या तो मरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से डू और डाई का गांधी ने क्या किया, स्लोगन दिया, ठीक है, गांधी जी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि ब्रिटेन का भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी शामिल है, और यहाँ पर भारत भी विरोध कर रहा है, आंदोलन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले शुरू में है ना जितने भी नेता थे है ना सबको अरेस्ट कर लिया है, गांधी जी भी जेल में गए, ठीक है, कोई भी नहीं बचा, ठीक है। अब आंदोलन को चलाए कौन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सिमिलरली आप लोग बोल सकते हो सामान्य रूप से किसने चलाया, सामान्य रूप से यहाँ पर जो चलाया इस आंदोलन को वो चलाया सिटीजन यानी जनता ने, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब बात आती है कि अब आंदोलन धीरे धीरे ना, अब अंग्रेजों को भी लगने लगा कि देखो भाई अब जाए टाइम तक यहाँ पर रुकना दिक्कत है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने भी बहुत पैसा लगाया, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड में उसने भी बहुत पैसा लगाया। अब पैसा लगाने के बाद क्या है,
अब पैसा जा किसका रहा है, भारत का जा रहा है, क्योंकि अब हथियार में युद्ध में है ना, उसके बाद सेना का कम होते जाना, तो उसने सोचा कि चलो भारत छोड़ने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने मान लिया कि हम लोग आजादी मतलब दे सकते हैं। अब यहीं पर शुरू हो गया नाटक शुरू हो गया था लगभग 1940 में, 1940 के आसपास से जो मुस्लिम लीग था, मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। मुस्लिम लीग डिमांड करने लगता है किसकी, बंटवारा, मतलब हम लोग को अलग देश चाहिए, ठीक है, जिसको टू नेशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। टू नेशन थ्योरी लगभग तो हम लोग इसकी आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग यहाँ से जाने तो ठीक रहेगा, ठीक है। 1939 1940 और 41 आसपास है ना, लोग ने डिमांड शुरू कर दिया कि हमको अलग देश चाहिए। अब क्यों चाहिए इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों को लगा कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग ने क्या तय किया कि भाई आपको आजादी मिल जाएगी, ठीक है, समझ गए।